हेलो एवरीवन, आई एम श्वेता शर्मा। मैं आपका संस्कृत के लेक्चर में स्वागत करती हूँ। तो आज हम जो करने वाले हैं, हम स्वर संधि कर चुके थे संस्कृत में, यानी हम स्वर संधि को क्या कहते हैं बच्चों? संस्कृत में अच संधि कहते हैं। आज हम संधि को करने वाले हैं। ये हमारा संस्कृत का टॉपिक है। आज हम कौन सी संधि को करेंगे? आज हम व्यंजन संधि को करेंगे, मतलब हल संधि को करेंगे। हल संधि। अच्छा, अब में व्यंजन संधि मतलब हल संधि को करने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि व्यंजन संधि किसे कहते हैं। व्यंजन संधि उसे कहते हैं जब हम संधि करते हैं तो दो वर्णों का मेल होता है। ये पूर्व पद होगा हमारा, इधर उत्तर पद होगा। तो ये इसके पूर्व पद के लास्ट वाले में वर्ण में और उत्तर पद के पहले वर्ण में संधि होती है। तो हमें व्यंजन संधि का रूल कहता है कि पूर्व पद का जो अंतिम वर्ण होगा वो क्या होना चाहिए? कोई भी व्यंजन हो। क्या हो? कोई भी व्यंजन हो। और इसके बाद जो उत्तर पद हो उसमें या तो स्वर हो या कोई व्यंजन हो। हल मतलब, ठीक है। हल हमने यहाँ पे क्यों लिखा है? क्योंकि संस्कृत में हम स्वर को कहते हैं अच और व्यंजन को कहते हैं हल। ओके क्लास? और ये मैं आपको बता चुकी हूँ इन्हें अच और हल क्यों कहा जाता है। चलिए हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, पहले उससे समझते हैं। हमने हिंदी में संधि को पढ़ा है, पर आज हम संस्कृत में संधि को पढ़ने वाले हैं। आप लोगों ने जो पढ़ा है व्यंजन संधि में, उसकी परिभाषा आप मुझे एक बार बताइए, क्या होती है व्यंजन संधि? व्यंजन संधि वह संधि होती है जिसके पूर्व पद जो है उसका अंतिम वर्ण कोई भी व्यंजन हो। ऐसा नहीं कि स्वर भी हो, व्यंजन ही होना चाहिए। और उत्तर पद में कौन क्या हो? या तो स्वर हो या व्यंजन हो। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखिए, हम देख लेते हैं। देख उदाहरण, देख गज। अब हम पहले ये देखते हैं कि यहाँ पे हमें संधि किन दोनों चीजों में करनी है, ठीक है। पहले हम ये जान लेते हैं हमें किस किस में करनी है। इस गांव में और इस गांव में हमें संधि करनी है। ये जो कै है इसके नीचे क्या है? हलंत है। हलंत है मतलब अगर मैं इसे, मैं आपको पहले ही बता चुकी, अगर मैं इसे ऐसे लिखती हूँ तो इसका मतलब है कि इसमें स्वर है, ठीक है। पर जब ये सिर्फ ऐसे लिखा होगा तो इसमें स्वर नहीं होगा, ठीक है, स्वर रहित होगा। तो ये कहता है देख, यहाँ पे इस क में और इस ग में संधि होगी। अब हमारा जो व्यंजन संधि है उसका नियम क्या कहता है कि यहाँ पे क्या हो? यहाँ पे कोई व्यंजन हो, व्यंजन है हमारे पास, और उत्तर पद में या तो स्वर हो या व्यंजन हो। ग क्या है? व्यंजन है। तो ये जो क है ये ग में बदल जाएगा, क्योंकि ये इस वर्ण का क्या है? तीसरा वर्ण है, ठीक है। इस वर्ग का ये बनेगा दी, ये ऐसे ही रहेगा। ये जो क है ये ग में बदल जाएगा। देख गज, क्या बना? देख गज, ठीक है क्लास। अब हम एक और एग्जांपल को ले लेते हैं जिससे आपकी जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। हम एक और एग्जांपल समझ लेते हैं जो हम लेंगे। देख, देख हम। अब आप मुझे बताइए संधि कहाँ पे होगी? इस क में, व्यंजन में होकर इस ख में क्या हो रही है? संधि हो रही है, ठीक है। तो ये क्या बनेगा? ये जो क है ये अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। ये किस वर्ग का है? क वर्ग का है। क वर्ग का तीसरा वर्ण क्या होता है? क ख ग। तो ये किसमें बदलेगा? ग में। देख भ्रंश, भ्रम, क्या अपना देख भ्रम। ये जो का था इसकी जगह पे क्या आ गया? घ आ गया, और ये भ्रम एज इट इज आ गया, ठीक है क्लास। अब आप समझ गए होंगे व्यंजन संधि का जो रूल है वो है कि स्टार्टिंग में मतलब पूर्व पद में क्या हो? पूर्व पद में जो उसका आखिरी वर्ण है वो हो व्यंजन, और उत्तर पद का पहला वर्ण हमारा या तो स्वर हो या कोई व्यंजन हो। अब हम इसके प्रकार को पढ़ते हैं। आगे हम इसे पढ़ना शुरू करते हैं। अब हम व्यंजन संधि के पहले प्रकार को समझ लेते हैं। एग्जाम्पल के साथ हम इसे समझेंगे। व्यंजन संधि मतलब हल संधि। संस्कृत में हम व्यंजन संधि को क्या कहते हैं?
हल संधि कहते हैं। चलिए, पहली है अनुस्वार संधि। अनुस्वार संधि मैं आपको बताती हूँ। अनुस्वार संधि पहले हम जान लेते हैं अनुस्वार संधि क्या होती है। अनुस्वार संधि वह संधि होती है जिसमें, यहाँ पे मैं लिखती हूँ अनुस्वार संधि। अनुस्वार संधि वह संधि होती है, हमारी संधि किस किस में होती है, पूर्व पद और उत्तर पद में, है ना। तो ये कहता है कि पूर्व पद के अंत में मतलब जैसे ये है अनुस्वार है, ये क्या पूर्व पद है हमारा, ये हमारा उत्तर पद है, तो ये जो है अंत में, ठीक है, पूर्व पद के अंत में म हलंत वाला, ठीक है, आया हो, माँ हो, और उत्तर पद में क्या हो बच्चों, उत्तर पद में कोई भी व्यंजन हो, कोई भी व्यंजन हो सकता है, स्वर नहीं, कोई भी व्यंजन ही होगा, व्यंजन हो, तो वो कौन सी संधि होगी, अनुस्वार संधि होगी। जब पूर्व पद में हलंत वाला माँ होगा और उत्तर पद में कोई भी व्यंजन होगा तो जो माँ है वो अनुस्वार में बदल जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कैसे ये रूल जो है ये अप्लाई होता है। यहाँ पे मैं उदाहरण देती हूँ आपको। उदाहरण, पहला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं हरिम। पहला एग्जाम्पल है हरिम, ये क्या है, म बंदे। अब ध्यान से देखना संधि कहाँ हो रही है, यहाँ संधि होनी है, पहले हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है। अब मैं इस म में और इस ब में संधि होगी। रूल क्या कहता है, पूर्व पद में हमारा हलंत वाला माँ हो है, उत्तर पद में कोई भी व्यंजन हो वह क्या है, व्यंजन है, ठीक है। तो इन दोनों की संधि होगी तो क्या होगा, माँ क्या हो जाएगा, अनुस्वार में बदल जाएगा। तो ये क्या होगा, हरिम बंदे, ठीक है। अब मुझे उम्मीद है आपको ये वाला एग्जाम्पल से थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कैसे ये अनुस्वार में बदल गया। यहाँ पे माँ कहाँ चला गया, अनुस्वार में बदल गया। अब हम इसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे हमने हरिम बंदे का देखा। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेंगे ग्रहम। हम ये रूल हर जगह अप्लाई करके देखेंगे, ठीक है। ग्रहम प्लस गच्छति, गच्छति मतलब जाना, ग्रहम मतलब घर। अब बच्चों हम पहले क्या देखते हैं कि संधि कहाँ हो रही है, संधि कहाँ हो रही है, ये माँ है कौन सा, हलंत वाला। इसने क्या कहा था, पूर्व पद में के अंत में मतलब यहाँ पे ये माँ हलंत वाला होना चाहिए, ठीक है हमारा। उत्तर पद में कोई भी व्यंजन हो, कोई भी व्यंजन, ग क्या है, व्यंजन है, क ख ग कवर का व्यंजन है, इन दोनों के बीच क्या होगी, संधि होगी। तो ये क्या बनेगा, जब माँ और ग में संधि होगी तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, ये जो माँ है, ये रूल कहता था हमारी अनुस्वार संधि कहती है, अगर पूर्व पद में माँ पहले है, ठीक है, और उत्तर पद में कोई भी व्यंजन है तो जो माँ है वो अनुस्वार में बदल जाएगा, जो मैं है वो अनुस्वार में बदल जाएगा। कैसे, ये बन जाएगा ग्रहम, ये लग गया अनुस्वार, ठीक है, गच्छति। अच्छा, ये हमारा ये जो म था ये अनुस्वार में क्यों बदला, क्योंकि अनुस्वार संधि का नियम कहता है यदि पूर्व पद के अंत में म हलंत वाला म होता है और उत्तर पद में जो स्टार्टिंग वाला वर्ण होगा वो कोई भी व्यंजन हो, कोई भी व्यंजन हो, तो जो म है हमारा वो क्या हो जाएगा, अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा, मतलब बदल जाएगा। चलिए इसका एक और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं जिससे चीजें थोड़ी सी और क्लियर हो जाए। एक और एग्जाम्पल हम इसका लेंगे, ये लेते हैं हम विद्यालयम। विद्यालयम प्लस विद्यालयम गच्छति। विद्यालयम मतलब स्कूल,
गच्छति मतलब मैंने भी आपको बताया जाना। ये क्या बनेगा बच्चों? अब हम देखते हैं संधि किस में हो रही है, इस म में और ग में हमारी संधि हो रही है। तो ये जो म है, इसने कहा था पूर्व पद में म क्या हो, अंत में ये क्या हो, हलंत वाला हो और बाद में कोई भी व्यंजन हो। तो ऐसा ही हमारी ये सिचुएशन हमें दिख रही है, एग्जाम्पल हमें दिख रहा है। विद्यालय में जो आखिरी वर्ण है वो म हलंत वाला है और गच्छति में जो पहला है वर्ण वो क्या है, व्यंजन है। ये माँ का क्या हो जाएगा, क्या होगा बच्चों, अनुस्वार होगा। वेरी नाइस। विद्यालयम। चलिए, मुझे उम्मीद है आपको अनुस्वार संधि समझ आई होगी। अनुस्वार संधि का नियम मैं आपको एक बार फिर रिपीट करा देती हूँ, बता देती हूँ। अनुस्वार संधि, अनुस्वार संधि का नियम ये कहता है कि जब संधि हम कर रहे हैं उसमें दो पदों में से पूर्व पद के अंत में म हो। पूर्व पद के अंत में मतलब पूर्व पद कौन सा होता है, हमने समास में बात की थी, जो शुरू वाला पद है, ठीक है। जैसे ये अनुस्वार संधि है तो इसमें अनुस्वार क्या है, पूर्व पद है और संधि क्या है, उत्तर पद है। जिस तरह विद्यालयम गच्छति, विद्यालयम क्या है, पूर्व पद है और गच्छति क्या है, उत्तर पद है। तो ये जो म है ये क्या है, पूर्व पद का अंतिम वर्ण है और जो गा है वो क्या है, उत्तर पद का पहला वर्ण है। तो ये दोनों मिलके क्या करेंगे, म को अनुस्वार में बदल देंगे। क्या बनेगा ये, विद्यालयम गच्छति। ठीक है क्लास, अब आप पूरी तरह अच्छी तरह समझ गए होंगे कि अनुस्वार संधि क्या है, इसका नियम क्या है और उसके उदाहरण भी हमने कर लिए हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, अगली संधि की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जो व्यंजन संधि का ही पार्ट है। ये भी व्यंजन संधि का ही पार्ट था। अब हम बढ़ते हैं जशत्व पे। अब जैसे मैंने आपको बताया था अनुस्वार संधि, अनुस्वार का मतलब आप समझते थे, हिंदी में भी आपने वो शब्द सुना हुआ है। अनुस्वार किसे कहते हैं, जशत्व। जशत्व में आप शायद नहीं जानते होंगे कि जश किसे कहते हैं। जैसे आपको नहीं पता था कि हल किसे कहते हैं, अच किसे कहते हैं, ऐसे हम पहले जशत्व को समझेंगे। जशत्व संधि, जशत्व संधि जिस तरह से हमारे अच में हमारे सारे स्वर आते हैं, हल में हमारे सारे व्यंजन आते हैं, इसी तरह ये जो जश है इसमें क्या क्या आता है। चलिए इसके पहले एक टेबल बना लीजिए आप। अच्छा, आपने ये तो सुना ही होगा कि हमारे वर्ग कितने होते हैं, 5 वर्ग होते हैं। क वर्ग, च वर्ग, मैं भी आप पे लिख देती हूँ, क वर्ग, छ वर्ग, जो इस जश के अंदर आते हैं, मैं वो क्या लिख रही हूँ, वर्ण लिख रही हूँ। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, और फिर आता है हमारा य। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, पहले इन्हें लिख लेते हैं। इनके अंदर जो वर्ण आते हैं वो आप जानते हैं, क वर्ग में कौन से आते हैं, क, ख, ग, घ, ङ। ठीक है, यहाँ पे मैं इन्हें लिख देती हूँ जिससे हम ही क्या रहे, जब हम सॉल्व ये एग्जाम्पल्स को रहे तो उसमें इजी रहे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हम इन्हें लिख लेते हैं कॉर्नर पे। चलिए, पहले क्या था हमारा, क वर्ग, जिससे अगर हम ये टेबल बना लेते हैं क वर्ग च वर्ग की, तो इससे हमें क्या होता है, संधि को करने में बहुत आसानी रहती है। च वर्ग, ठीक है, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, उसके बाद आते हैं इसमें य, र, ल, व। ठीक है, और पहले हम इन्हें अब लिख लेते हैं। इसमें आएगा कौन कौन से वर्ड आते हैं क वर्ग में, क, ख, ग, घ। इसे आपको जरूर संधि करने से पहले आपको ये जरूर याद करने हैं कि हमारे वर्ग कितने होते हैं, उनमें कौन कौन से वर्ण आते हैं, जिससे हमारी जो संधि है बहुत इजी हो जाए। ठीक है, इसके बाद हम च वर्ग पे आते हैं। च, ये जो आप जानते ही होंगे। ठीक है, ज, झ और यहाँ। चलिए, फिर क्या है हमारा ट वर्ग, ट, ठ, ड, ट, ठ, ड, ढ और न।
उसके बाद हमारा है त वर्ग, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। उसके बाद हमारे ये 4 वर्ण है य अलावा, और श यहाँ पे मैं लिख देती हूँ श, ठीक है, स, ह। अब हमें ये जानना जरूरी है ये जो सारे वर्ण हैं ये कौन से हैं। जो हमारे 5 वर्ग आते हैं ये हमारे आते हैं स्पर्श में। किसमें आते हैं? स्पर्श व्यंजन है। ये कौन से है? स्पर्श व्यंजन है। इसके बाद ये जो हमारे य अलावा है ये कौन से है? अंतःस्थः। ये टेबल आपको जरूर लिखनी है अपनी नोटबुक में और इसको एक बार याद जरूर करना है, ठीक है। इसके बाद ये जो है हमारे ये ऊष्म व्यंजन होते हैं, ठीक है क्लास, ये आप जानते होंगे। अब हम अपनी जस संधि में ये देख लेते हैं क्या कौन कौन से इसमें वर्ण आते हैं। इसमें 5 वर्ग आते हैं, उसके बाद य र ल व आता है, उसके बाद ये 4 आते हैं। तो ये कितने हो गए टोटल? ये हमारे 5 वर्ग हैं जिसमें हर एक में 5 क्या है? वर्ण है, ठीक है। उसके बाद 4 ये हैं और फिर 4 ये है। ये सब हमारे किसमें? जश के अंदर आते हैं। अभी हमने संधि पे शुरू नहीं किया, हमने पहले किसको समझाया? आप यहाँ पे पहले जश को सिर्फ हमने समझा है कि जश के अंदर हमारे कौन से क्या आते हैं? वर्ण आते हैं। चलिए अब हम समझ लेते हैं जश संधि कैसे होती है। मैं टेबल को इसलिए रफ नहीं कर रही हूँ जिससे आपको संधि करते हुए दिक्कत ना आए, ठीक है। हम कौन सी करें? जशत्व संधि, ये हमारी दूसरी संधि है, ठीक है। इसमें हमारे ये सारे वर्ण आते हैं। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ। यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल को एक बार लिख लेते हैं। उदाहरण, पहला उदाहरण हम लोग पहले हमने क्या समझा है? जश संधि में जश जो शब्द है, जश जो है उसमें कौन से वर्ण आते हैं वो हमने समझ लिया है। अब हम देखते हैं जश संधि का जो नियम है। वो संधि में 2 क्या होते हैं? पद होते हैं। पूर्व पद उत्तर पद का मेल होता है। किसका? पूर्व पद उत्तर पद के वर्णों का मेल होता है। पूर्व पद के अंतिम वर्ण का और उत्तर पद के प्रथम वर्ण का। तो हमें ये देखना है कि इसके पूर्व पद में क्या होना चाहिए और उत्तर पद में क्या, जब जश संधि हमारी होगी। तो ये कहता है कि किसी भी वर्ग का मतलब क वर्ग का, च वर्ग का, ट वर्ग का, त वर्ग का या प वर्ग का, इन तीनों वर्गों का प्रथम वर्ण हो। कौन सा हो? प्रथम वर्ण। आप लोग अगर ऐसे लिख लेंगे ना नोटबुक में तो ये इजी रहेगा। ये हमारा नियम है किसका? जश संधि का, ठीक है। प्रथम वर्ण हो किसका बच्चों? इन 5 वर्ग में से किसी का भी प्रथम वर्ण हो। प्रथम वर्ण हो का मतलब है या तो क हो, च हो, ट हो या ये वाले हो, ठीक है, प हो। ये हो प्रथम वर्ग किसके? प्रथम पद के जो अंतिम वर्ण है वो। और उत्तर पद का जो पहला पद होगा वो तो वो होगा किसी भी वर्ग का। किसी भी वर्ग का मतलब क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग का तीसरा, तृतीय, चतुर्थ, तृतीय, चतुर्थ या य र ल व, य र ल व या कोई भी स्वर, ठीक है, कोई भी स्वर। तो जो हमारा जसत्व संधि है वो ये नियम कहती है कि जो हमारी संधि होगी वो 2 वर्णों के बीच में है। तो जो वर्ण है इधर वाला मतलब पूर्व पद वाला वो हमारा प्रथम क्या होना चाहिए? प्रथम वर्ण होना चाहिए किसी भी वर्ग का। वर्ग आप समझ गए हैं, यहाँ पे मैंने लिखे हुए किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण होना चाहिए। और उत्तर पद का जो पहला वर्ण होगा वो हमारा किसी भी वर्ग का मतलब इन 5 में से तीसरा मतलब या तो ग हो, ज हो, ड़ हो, द हो, ब हो, या चौथा हो घ हो, झ हो, ढ हो और ध भ हो, ठीक है। या फिर य र ल व, ये हमने यहाँ पे लिखे थे, ठीक है। या फिर कोई भी स्वर हो। ओके क्लास, अब हम इसके एग्जाम्पल को समझते हैं। इसके एग्जाम्पल को मैं यहाँ पे कोशिश करती हूँ, अगर यहाँ पे आ जाता है तो हम यहाँ पे इसके एक एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल जो हम ले रहे हैं वो है हमारा वाक। अभी आप देखना
ये जो रूल है यहाँ पे अप्लाई हो रहा है या नहीं, उसके बाद हम संधि करेंगे, जिससे बहुत मजा आएगा और संधि बहुत इजी हो जाएगी। वाक ईशः, इसकी हमें संधि करनी है। इसको हम संधि कैसे करेंगे? संधि कहाँ होनी है? इस क में और इस ई में, ठीक है। कहाँ होनी है? इस क और ई में होनी है। अब ये दोनों, ये कहता है कि किसी भी वर्ग का, मतलब क वर्ग का, च वर्ग का, ट वर्ग का पहला वर्ण होना चाहिए। तो हमारा क्या है? पहला वर्ण है, ये है पहला है, क क्या है? पहला है। और उत्तर पद का कौन सा होना चाहिए? या तो तृतीय चतुर्थ वर्ण हो, ठीक है, किसी भी वर्ग का, या य र ल व हो, ये भी हमारा यहाँ पे नहीं है, हमारा क्या है? ई है, ठीक है। फिर कहते हैं कोई भी स्वर हो, तो ई क्या है? स्वर है हमारा, तो ये क्या होता है? कंडीशन अप्लाई हो रही है, मतलब ये हमारा जसत्व संधि का एग्जाम्पल है। अब हम इसको क्या करेंगे? संधि करेंगे इसकी। यहाँ पे क और ई में संधि हो रही है। बच्चों अगर आपको समझ नहीं आता है, वैसे मेरी कोशिश रहती है कि मैं एक एक चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करूं, अगर नहीं आता है तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे क और ई में संधि हो रही है, ये क्या बनेगा बच्चों? ये क्या कहता है? यहाँ पे सी वर्ग का अगर ऐसा केस होता है, जसत्व संधि में अगर किसी भी वर्ग किसी भी वर्ग का पहला वर्ण आ जाता है, मतलब जैसे क वर्ग का क आ गया, ठीक है, और उत्तर पद में से स्वर आ गया, तो क्या होगा? इस वाले वर्ग का, मतलब क वर्ग का, यहाँ पे हमारा क है ना, तो उसका तीसरा जो वर्ण होगा। अब क वर्ग में तीसरा कौन सा है बच्चों? देखो, क क्या है? पहला है, ख क्या है? दूसरा है, तीसरा क्या है? ग है। तो ये क्या बन जाएगा? ये दोनों क्या बन जाएंगे? ग बन जाएंगे। ये क्या बना? अब आप मुझे बताइए। वाह वाह ऐसे ही आएगा, क्योंकि क्या है? संधि दो वर्णों का मेल है। ये हमारा बनेगा वाह, और ये क और ई का क्या बन जाएगा? ईशः, वागीशः। आप समझे एग्जाम्पल को? चलिए एक और एग्जाम्पल हम लोग इसी तरह ले लेते हैं, जिससे आपको समझ आ जाए और क्लियर हो जाए। वागीशः आप समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है। मैंने इसके बाद हम एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जिससे आपकी और चीजें थोड़ी सी क्लियर हो जाए। अप प्लस अप, ये जो मैंने नियम लिखा हुआ है इसलिए लिखा हुआ है, जिससे आप जब मैं एग्जाम्पल लिखूं तो आप सबसे पहले ये चीज देख लें कि यहाँ पे ये कंडीशन अप्लाई हो रही है या नहीं, ठीक है बच्चों। चलिए, अप प्लस जंप। अब देखिए ये हमारा सेकंड एग्जाम्पल है। ये क्या है? प्रथम वर्ण होना चाहिए किसी भी वर्ग का। प्रथम वर्ग पहले हमें देखना है, प जो है वो प्रथम वर्ण है भी या नहीं। यहाँ पे देखते हैं हम, प वर्ग है प वर्ग, ये पहला वर्ण है, तो ये तो ठीक है। फिर ये कहता है उत्तर पद में या तो तीसरा हो, किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण हो, चौथा वर्ण हो, या य र ल व हो, या कोई भी स्वर हो। तो हम देखते हैं जो ज है, ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये स्वर है, ठीक है बच्चों, ये स्वर है। यहाँ पे हमारी कंडीशन अप्लाई हो रही है। पर अब हमें ये देखना पड़ेगा कौन से वर्ग के अंदर आता है, तीसरे के अंदर आता है, चौथे के अंदर आता है, क्योंकि अगर ये किसी और के अंदर आएगा तो हमारी कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। तो हम ज को ढूंढते हैं। ज कहाँ है हमारे टेबल में? आप मुझे बताइए। च वर्ग का ये है ना ज, तो हमारी ये दोनों अप्लाई होते हैं, क्योंकि कौन सा वर्ण है? पहला, दूसरा, तीसरा। ये क्या कहता है? तीसरा, चौथा, या य र ल व, ठीक है। तो ये कौन सा है? तीसरा है, तो हमारी कंडीशन अप्लाई हो रही है। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे? संधि करेंगे। कौन सी संधि होगी हमारी यहाँ पे? जशत्व संधि। जशत्व संधि क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पे प है, प क्या है? पहला वर्ण है, और ज क्या है? हमारा व्यंजन है जो तीसरा है, तीसरा वर्ण है च वर्ग का। चलिए इसकी हम संधि कर लेते हैं। उसने कहा था अगर ऐसा होता है, अगर ऐसी कंडीशन होती है जसत्व की, तो इसी वर्ग का, मतलब प वर्ग का तीसरा क्या है? ब है, आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये प और ज की जगह ब हो जाएगा। ये क्या बनेगा? अ ब। आप लोग प्लीज इसे, ठीक है, ये क्या बना? ब ज म, ठीक है। क्योंकि जो संधि है वो सिर्फ दो वर्णों का मेल है, पीछे से कुछ नहीं चेंज होगा, आगे से भी कुछ चेंज नहीं होगा, सिर्फ संधि यहाँ होगी। क्लियर है बच्चों? चलिए हम इसके एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल को देख लेते हैं, जिससे हमें ये संधि और अच्छे से क्लियर हो जाए। आप चलिए अब हम इसका एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जिससे एकदम क्लियर हो जाए चीजें। वैसे अब तक समझ आ गया होगा, फिर भी मैं एक और एग्जाम्पल ले लेती हूँ। वाक प्लस
जलम। क्या है? वाक प्लस जलम। अब आप ये देखिए, हम फिर से कंडीशन को देखेंगे। क क्या है? क वर्ग का प्रथम वर्ण है। ज क्या है? ज व्यंजन है। कौन से वर्ग का? च वर्ग का तीसरा व्यंजन है। ठीक है, तो यहाँ पे ये संधि हो जाएगी। अब क्या होगा जब ये कंडीशन अप्लाई होती है? तो ये जो हमारी संधि हो रही है कहाँ पे हो रही है? इस क में और ज में। ठीक है, अब ये क्या कहता है? अगर ऐसा होता है, ये नियम तो हो रहा है, तो क्या होगा? ये जो हमारा प्रथम वर्ण है, जिस वर्ग का है उसी का तीसरा वर्ण आएगा। तीसरा वर्ण क वर्ग का क्या है? ग है। ठीक है, तो ये क्या बनेगा? व ऐसा का ऐसा ही रहेगा, ग और जलम। ठीक है, ये इसका नया शब्द बनेगा, या हम कह सकते हैं नया रूप बनेगा। चलिए, इसके साथ हमारी जसत्व संधि को हम खत्म करते हैं। ये हमारी व्यंजन संधि का एक पार्ट थी। अब हम एक और पार्ट इसका पढ़ते हैं, जो व्यंजन संधि का ही है। वो है हमारा इसके बाद हम करते हैं हमारी जो तीसरा टाइप है व्यंजन संधि का, जो हम पढ़ने वाले हैं, वो है परसवर्ण संधि। परसवर्ण संधि। ठीक है, ये हमारा तीसरा टाइप है जिसे हम पढ़ने वाले हैं। टेबल हमें भी जरूरत है, इसलिए मैंने इसको रफ नहीं किया है। चलिए, जिस तरह हमने पहले समझा था सिर्फ प्लस को लगा के, इसी तरह हम इसके नियम को पहले यहाँ पे देख लेते हैं। ये कहता है जो पूर्व पद होगा उसमें क्या हो? अपदांत अनुस्वार हो। अपदांत क्या हो? अनुस्वार हो। ठीक है क्लास, ये कहता है अपदांत हमारा अनुस्वार हो, और जो उत्तर पद है, मतलब जो बाद वाला जो होगा वो होगा किसी भी वर्ग का, कोई किसी भी वर्ग का, मतलब क वर्ग, च वर्ग, ये जो पांचों वर्ग है इनमें से कोई किसी भी वर्ग का व्यंजन। किसी भी वर्ग का कोई भी व्यंजन हुआ। ठीक है बच्चों, चलिए ये हमारा इसका क्या है? परसवर्ण का नियम है। हम इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल जो हम लिखेंगे, पहला है गुम प्लस फितहा। मुझे उम्मीद है आपको संस्कृत में संधि को पढ़ने में बहुत मजा आ रहा हो, क्योंकि संस्कृत में संधि बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ पे हम देखते हैं, ये हमारा एग्जाम्पल है किसका? परसवर्ण संधि का। ये कहता है गुम प्लस फितहा। क्या होगा संधि में? हमें पहले यहाँ से संधि करनी है, हमें ये पता है यहाँ से हमें संधि करनी है। म क्या है? अपदांत अनुस्वार है। अपदांत का मतलब होता है जिसमें हमारा स्वर, मतलब अ जो है वो नहीं है और अनुस्वार है। ठीक है, तो ये कहता है अपदांत अनुस्वार, या फिर किसी भी व्यंजन, किसी भी वर्ग का कोई भी व्यंजन हो। यहाँ पे ये क्या है? फ क्या है? व्यंजन है। फ कहाँ पे था बच्चों? ये रहा प वर्ग में। तो कोई भी व्यंजन हो, इसने कहा ऐसा नहीं कि तीसरा चौथा, इसने बोला कोई भी व्यंजन हो तो हमारी संधि हो जाएगी। तो ये कहता है इसमें जो हमारा होगा, ये हम क्या करेंगे? अब इसको हम संधि करते हैं। ग को हम ऐसे ही लिखेंगे, क्योंकि ग यहाँ पे संधि नहीं हो रही है, इस म में और इस फ में हो रही है। तो ये क्या बन जाएगा? गुम फितहा। ठीक है, क्या बनाएगी? गुम फितहा, क्योंकि संधि सिर्फ इन दो में हुई है। ठीक है बच्चों, चलिए इसका एक और एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, जो है कम कम टकह। ये हमने इसके एग्जाम्पल लिया है। अब हम देखते हैं संधि किस में होनी है? इस म में और इस त में। म है, अपदांत अनुस्वार है। वेरी नाइस। ठीक है, अब हम इसकी संधि देखते हैं ये कैसे होगा। अब हमें ये देखना है कि जो हमारा क्या है, यहाँ पे इसका पंचम वर्ण क्या होगा? वो जो पंचम वर्ण होगा वही है यहाँ पे संधि में यूज करेंगे, मतलब वही हमारी संधि बनेगी, जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में भी देखा। तो ये क्या बनेगा? इस म में और इस ट में हमारी संधि हो रही है। तो ये क्या बनेगा? नया शब्द बच्चों, कंटकहा। क्या बनेगा?
कंटकः। चलिए अब आप समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है। क्या होगा ये? कंटकः। कम प्लस टक कंटकः, संधि म और ट में हुई है। चलिए इसके साथ हमारी पर स्वर्ण संधि खत्म होती है। हम एक और जो पार्ट पढ़ने वाले हैं व्यंजन संधि का, उसकी तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब हम इसके एक और टाइप को पढ़ते हैं व्यंजन संधि के। उसमें क्या होगा, जो पहला वर्ण है हमारा, जैसे हमारे वर्ग थे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, वो क्या होंगे? पंचम वर्ण में बदल जाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे। ये क्या कहता है? जो पूर्व पद होगा वहां पे उत्तर पद। अब मैं आपको समझाती हूँ। कहता है जो पूर्व पद होगा किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण होगा। किसी भी वर्ग का कौन सा वर्ण होगा बच्चों? प्रथम वर्ण। किसी भी वर्ग का, वर्ग का मतलब क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग में से किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण होगा, या तो क होगा या च होगा। ठीक है, जो पहली लाइन में थे हमारे। इसके बाद ये कहता है उत्तर पद में क्या होगा? या तो प्रथम वर्ण होगा किसी भी वर्ग का, या तो प्रथम वर्ग होगा, या जो किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण, सॉरी यहाँ पे जो है प्रथम वर्ण होगा, किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण होगा। यहाँ पे पंचम, कौन सा? पंचम। पंचम मतलब होता है पांचवा। ठीक है क्लास, क्या होगा? पंचम। पंचम ये संस्कृत का शब्द है, पंचम मतलब पांचवा। ठीक है, अब हम यहाँ पे संधि करके देखते हैं, एग्जाम्पल को देखते हैं, उसके बाद हम रूल को अप्लाई करेंगे। उदाहरण से पहले मैं आपको टेबल बताती हूँ। प्रथम वर्ण में कौन से आते हैं और पंचम वर्ण में क्या आते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल्स को करेंगे, जिससे जो है हमारा क्लियर रहेगा, सामने रहेंगे वर्ण, तो हम आसानी से संधि को कर पाएंगे। चलिए ये हमारा या तो प्रथम वर्ण हो या पंचम। अब हम पहले टेबल बनाएंगे इसकी, ठीक है, जिससे हमें इजी रहेगा। तो प्रथम वर्ण में कौन कौन से होते हैं? क वर्ग में क होता है, च वर्ग में च, उसके बाद क्या है? ट वर्ग है, फिर हमारा है त वर्ग, त वर्ग, उसके बाद है हमारा प वर्ग। ठीक है बच्चों, अगर प्रथम वर्ण के मतलब प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण होगा वो ये होगा, और उत्तर पद का जो अंतिम प्रथम वर्ण होगा वो होगा ण। ठीक है, या फिर हो ण, ये क्या है? पंचम वर्ण है इसके। ठीक है, या न, या फिर म। ठीक है, तो क्या होगा? इस तरह से हमारी टेबल है। अगर मैं दो शब्द जोड़ रही हूँ, दो पद जोड़ रही हूँ, तो ये अंतिम वाला होना चाहिए और ये पहले वाला होना चाहिए, मतलब इन दोनों में संधि होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो अब हम समझेंगे इन दोनों में संधि हम कैसे करें। पहले आप ये देख लीजिए कि संधि में क्या होना है। अगर पहला वर्ण होगा और दूसरे पद मतलब उत्तर पद का जो पांचवा वर्ण है वो होगा, तो क्या होगा? लास्ट में क्या बन जाएगा? यही बनेंगे, पांचवे वर्ण ही आएंगे। एग्जाम्पल को देखते हैं, उसके बाद अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको, अगर कंफ्यूजन अभी है तो। पहला उदाहरण हम ले लेते हैं, सत नाम। चलिए अब आप पहले ये देख लीजिए, जो त है ये क्या है? प्रथम वर्ण है। पहले हमें ये देखना है, क्योंकि ये हमारा रूल है त वर्ग, तो ये क्या है? हमारी संधि के लिए। ठीक है, और ये क्या है? न है, ये कह रहा था पंचम वर्ण होना चाहिए बाद के पहला वर्ण में। ये भी न क्या है? पंचम वर्ण है, ये रहा पंचम वर्ण। तो ये दोनों संधि करके क्या करेंगे? मैंने क्या कहा था? पांचवा वर्ण ही बनेंगे। तो ये जो त है किसमें बदल जाएगा? न में। किसमें बदलेगा बच्चों? न में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पंचम वर्ण ही आएगा, सन्नाम। हाँ ठीक है, ये हमारा नया शब्द या नया पद बन जाएगा। एक और एग्जांपल हम इसका देख लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट संधि है, इसे आप ध्यान से पढ़िए। ठीक है, इसमें बस रूल इतना ही है कि जो हमारे दो पद होते हैं, दो पद में हमारी संधि होती है, दो वर्णों में हमारी संधि होती है। जो पहला पद होगा उसका जो अंतिम वर्ण होगा वो क्या होना चाहिए? वर्ग का पहला वर्ग होना चाहिए, कोई भी। इनमें से कुछ भी होगा तो क्या होगा? और जो बाद वाला उत्तर पद होगा, उत्तर पद का जो पहला वर्ण होगा मतलब जिससे संधि होनी है, वो हमारा पांचवा होना चाहिए, इनमें से कोई भी। तो वो क्या होगा? पांचवे में ही परिवर्तित हो जाएगा, मतलब पांचवे में ही चेंज हो जाएगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, नई संधि करके देखते हैं, जो है हमारा षट प्लस नवति। इनकी हम संधि करते हैं।
तो संधि कहाँ होगी, इस ट में और इस न में। ट क्या है, प्रथम वर्ण है। न क्या है, पंचम वर्ण है। तो ये किसमें बदलेगा, पंचम वर्ण में ही ये बदल जाएगा। तो ये हमारा क्या बनेगा बच्चों, ये तो ऐसे कैसे ही रह जाएगा। उसके बाद जो ट है वो क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा अपने पंचम वर्ण में। ट का पंचम वर्ण क्या है बच्चों, ण। क्या है, ण। ये क्या हो जाएगा, पंचम वर्ण में बदल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बनेगी संधि, ऐसे। ये देखो इस श में तो कोई चेंज नहीं आया क्योंकि यहाँ पे संधि नहीं हुई है, इन दोनों में संधि हुई है, तो इन दोनों की जगह क्या आ जाएगा, ण आ जाएगा। ठीक है, ये हमारी संधि है। कौन सी थी, जिसमें प्रथम वर्ण से हम पंचम वर्ण में बदल देते हैं। इसमें जो रूल था वो ये था कि अगर हमारे पूर्व पद में जो अंतिम वर्ण है वो प्रथम वर्ग का हो, और जो हमारा उत्तर पद है उसका जो प्रथम वर्ग हो वो क्या हो, किसका हो, पंचम वर्ण का हो। चलिए, मुझे उम्मीद है आपको संधि समझ आई होगी। अब आप मुझे ये बताइए, एक क्वेश्चन है मेरा कि हम किस में संधि को पढ़ रहे हैं, किस भाषा में इसे संधि को पढ़ रहे हैं, संस्कृत भाषा में। वेरी नाइस। अच्छा, एक चीज बताइए मुझे, जो संधि है हमारी, उसे व्यंजन को हम संधि इसके संस्कृत में क्या कहते हैं बच्चों, हल कहते हैं। चलिए एक बार आप इसे फिर से लिख लीजिए। अच जो होते हैं हमारे संस्कृत में स्वर होते हैं, जो हमारे हल होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। ठीक है, ये हमारे संस्कृत में कहे जाते हैं। अच हम स्वर को कहते हैं, हल हम किसे कहते हैं, व्यंजन को कहते हैं। यहाँ पे आज हमारी व्यंजन संधि खत्म होती है। व्यंजन संधि को हम कंप्लीट करते हैं। आप प्लीज इसकी एक्सरसाइज कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर कोई आपका कंफ्यूजन है और आपको कुछ चीज समझ नहीं आई, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको नई नई वीडियो ग्रामर की जो टॉपिक हैं आपके वो अच्छे से क्लियर हो।